घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने मज़कूरा बाला मशहूर जुमला 1974 में गवर्नर हाउस लाहौर में बोला था। भुट्टो साहब एटम बम बनाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हॉलैंड से पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, लेकिन भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दोनों को इबरत की मिसाल भी बना दिया गया। आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन यह एटमी ताकत इन तमाम आलमी कुव्वतों के सामने हाथ फैलाए खड़ी है जो पाकिस्तान को एटमी हथियारों से महरूम करना चाहती हैं। पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर, मुहक्किक और उस्ताद प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक ने अपनी आप बीती में बहुत से तारीखी वाकयात बयान किए हैं जिनके वो ऐनी शाहिद हैं। 1974 में हनीफ रामे पंजाब के वजीर आला थे। वो फतेह मोहम्मद मलिक साहब को डेपुटेशन पर महकमा तालीम से महकमा इतलात में ले आए और मलिक साहब वजीर आला के मुआवने खुसूसी बराए इतलात बन गए। जिस रोज भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में एटमी धमाका किया तो अगले रोज वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो रद्द अमल देने के लिए लाहौर आए। गवर्नर हाउस में इनके लिए बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया जिस पर तमाम सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर भुट्टो ने कहा कि हम एटम बम जरूर बनाएंगे, अगर हमें घास खाना पड़ी तब भी हम एटम बम बनाएंगे। फतेह मोहम्मद मलिक साहब ने चंद रोज कबल शाया होने वाली अपनी आप बीती आशियाना गुर्बत से आशियां दर आशियां में लिखा है कि जब भुट्टो ने यह ऐलान किया तो सामईन में जोशो खरोश नजर आया, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए अहले इख्तियार परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे और फिर कुछ ही अरसे में हनीफ रामे समेत कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी से भाग निकली। मलिक साहब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी और रूस की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अलावा पाकिस्तान की कई दरसगाहों में पढ़ा चुके हैं और इसीलिए ठोस सबूत के बगैर कोई दावा नहीं करते। इन्हें यकीन है कि भुट्टो को एटमी प्रोग्राम से बाज रखने के लिए अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के जरिए धमकी दी गई, लेकिन जब भुट्टो बाज ना आए तो इन्हें एक खौफनाक अंजाम से दो चार किया गया। मलिक साहब की आप बीती के मुताले से पता चलता है कि सियासी लीडर जब मकबूलियत की इंतहा पर पहुंचता है तो फिर मकबूलियत को कायम रखना एक चैलेंज बन जाता है। एक मामूली सी गलती और कॉलो फेल का तजाद इसे हीरो से विलन बना देता है। मलिक साहब लिखते हैं कि 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब में इतने मकबूल थे कि सफेद रेश बुजुर्ग कहा करते थे, अगर भुट्टो किसी कुत्ते के गले में अपनी पार्टी का टिकट लटका दें तो हम इसी कुत्ते को वोट देंगे। जब भुट्टो साहब इक्तदार में आए तो अपनी पार्टी को मजबूत ना कर सके। पीपल्स पार्टी नजरियाती कारकुनों और इब्नुल वक्त जागीरदारों की लड़ाई के बायस कमजोर हो गई। मलिक साहब लिखते हैं कि अफसोस सद अफसोस पीपल्स पार्टी के जालों को यह एहसास ही ना था कि जनरल याहिया खान और इसके सरपरस्त अमरीकी साम्राज्य ने अपनी पै दर पै नाकामियों के बाद मजबूरी में भुट्टो को इक्तदार दिया था और जब भुट्टो ने साम्राज्य को नाराज कर दिया तो इन्हें गिराने के लिए जनरल ज़ियाउल हक को इस्तेमाल किया गया। मलिक साहब बताते हैं कि एक तरफ डॉक्टर मुबशिर हसन जैसा पढ़ा लिखा आदमी मलिक महराज खालिद को बर्दाश्त नहीं करता था, दूसरी तरफ मौलाना कौसर न्याजी ने खुर्शीद हसन मीर जैसे नजरियाती लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मलिक साहब फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज समेत कई शायरों और अदीबों के जाती दोस्त थे। अहमद नदीम कासमी तरक्की पसंद थे लेकिन फैज साहब से नाला रहते थे। वजीर तालीम अब्दुल हफीज पीरजादा की तरफ से फैज साहब को और वजीर इतलात कौसर न्याजी की तरफ से अहमद फराज को तंग किया जाता था। फैज साहब को भुट्टो ने अपना कल्चरल एडवाइजर बनाया लेकिन पीरजादा ने उन्हें भगा दिया। फराज साहब महकमा इतलात के एक झेली इदारे से वाबस्ता थे। कौसर न्याजी ने इनका तबादला कलात करवा दिया। ये साजिश कामयाब ना हुई तो कौसर न्याजी ने फराज को तौहीन रिसालत के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन फतेह मोहम्मद मलिक ने अहमद फराज को इस साजिश से बचा लिया। जब भुट्टो हुकूमत को खत्म कर दिया गया तो पीरजादा और कौसर न्याजी ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन फैज और फराज जैसे लोग आमरीत के खिलाफ मुजाहिमत करते रहे। मलिक साहब बताते हैं कि जनरल ज़िया के दौर में फैज अहमद फैज जिला वतनी के अजाब में मुब्तला रहे। फैज साहब को बार बार भारतीय हुकूमत ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े ओहदे पेश किए लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। एक दफा भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने दिल्ली में फैज साहब की सालगिरह मनाई। इस मौके पर फैज साहब ने कहा कि मेरी पजीराई दरअसल मेरे प्यारे वतन की पजीराई है। यह खबर पाकिस्तान पहुंची तो जनरल ज़िया ने फैज साहब को पाकिस्तान वापसी की दावत दी। फैज साहब वापस आए और इनकी जनरल ज़िया से एक खामोश मुलाकात हुई जिसकी रुदाद फैज साहब ने सिर्फ फतेह मोहम्मद मलिक और बेगम सरफराज इकबाल को सुनाई। मलिक साहब की आप बीती में कुछ और बुजुर्गों की अजमत के वाकयात भी मौजूद हैं। भुट्टो साहब के दौर में नई गाड़ी खरीदने के लिए परमिट जारी होते थे जिसकी फीस 10,000 रुपए थी। एक दफा मलिक साहब को पता चला कि मारूफ सहाफी शोरिश काश्मीरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। मलिक साहब ने इनके लिए एक परमिट का बंदोबस्त किया और इनकी खिदमत में पेश कर दिया। शोरिश काश्मीरी ने बड़े एहतराम से यह परमिट वापस कर दिया। तहरीक खत्म नबूवत में पंजाब पुलिस जावेद हाशमी को ढूंढ रही थी। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने जावेद हाशमी को अपने घर में छुपा लिया था। मलिक साहब ने पुलिस को हाशमी की गिरफ्तारी से मना कर दिया। जब वफाकी हुकूमत ने मलिक साहब से वजह पूछी तो इन्होंने दलील दी कि हाशमी तो एक घर में छुपा बैठा था, कोई तकरीर नहीं कर रहा था, तो इसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। मलिक साहब की आप बीती में भुट्टो की किताब आज़ादी मौहूम पर पूरा बाब शामिल है। यह किताब 1969 में लिखी गई जिसमें भुट्टो ने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारे दुश्मन का दोस्त है और दुश्मन के दोस्त की गुलामी पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है।
امریکہ چاہتا ہے پاکستان کو بھارت کا غلام بنا کر رکھے۔ شاید ملک صاحب نے یہ باتیں آج کی پیپلز پارٹی کے لیے لکھی تھی۔ 2012 میں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر تھے۔ ایک عرب ملک کے دباؤ پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں ان کے عہدے سے فارغ کر دیا، جس کا ذکر وکی لیکس میں بھی آیا۔ ملک صاحب نے اپنی آبیدی کے اختتام میں لکھا ہے کہ ہمیں مغربی سامراج اور عرب ملوکیت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے غلامانہ طرز فکر کو جرأت اظہار اور خود مختاری میں تبدیل کرنا ہے۔ ملک صاحب کی آپ بیتی ختم کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن اس ایٹم بم کو ان سے کیسے بچائیں جن کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔